स्कोप ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान का क्षेत्र या विषय विस्तार। आज के इस लेक्चर में काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक प्रश्न आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, व्हाट इज काउंसलिंग? परामर्श क्या है? परामर्श एक प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट और काउंसलर के बीच इंटरेक्शन होता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना होता है। उसको इस तरह से सक्षम बनाया जाता है, उसके अंदर एक चेतना जागृत की जाती है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। अब व्हाट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी? परामर्श मनोविज्ञान क्या है? परामर्श मनोविज्ञान की एक शाखा है और जिसमें खासतौर से सामान्य व्यक्तियों को सहायता देने का प्रयास किया जाता है। सामान्य व्यक्ति काउंसलिंग के द्वारा ही अपना अधिक अच्छा समायोजन स्थापित कर पाते हैं और उनकी परिपक्वता, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और व्यक्तित्व संगठन में काउंसलिंग के माध्यम से वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। अब आते हैं इसका क्षेत्र विस्तार, स्कोप क्या है? काउंसलिंग का संबंध व्यक्ति के जीवन की सभी अवस्थाओं और प्राय सभी क्षेत्रों से है। काउंसलर के व्यावसायिक सहयोग की आवश्यकता कहाँ होती है? घर, विद्यालय, कार्यस्थल, ट्रीटमेंट सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, आवासीय संरक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, शैक्षिक उपचार केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्थापित बहुउद्देशीय सहायता केंद्र आदि विभिन्न स्थानों पे काउंसलर्स की हेल्प की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल काउंसलर्स की आज आवश्यकता महसूस की जाती है और इन समस्त केंद्रों पे ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स की पूर्णकालिक या अल्पकालिक सेवाएं ली जाती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि परामर्शदाता के रूप में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों के लिए रोजगार के अवसर ऐसे सभी स्थलों पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से परामर्श के जो एरियास हैं या जो इसका स्कोप है, इसको हम 8 पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, फैमिली, परिवार। सेकंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थान। थर्ड, वर्क प्लेस, कार्यस्थल। फोर्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक उपचार केंद्र। फिफ्थ, रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स, आवासीय संरक्षण केंद्र। सिक्स्थ, कम्युनिटी सेंटर्स, सामुदायिक केंद्र। सेवेंथ, साइको एजुकेशनल गाइडेंस क्लिनिक्स, मनोशैक्षिक निर्देशन एवं उपचार केंद्र। एट्थ, वॉलंटरी एजेंसी, स्वयंसेवी संस्थाएं। तो फर्स्ट एरिया यह स्कोप के अंतर्गत आता है फैमिली, परिवार। परिवार व्यक्ति की कहते हैं कि प्रथम पाठशाला होती है। यहीं से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं को सीखता है, उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। जन्म के पश्चात प्रथम इंटरेक्शन उसका अपने परिवार में होता है किसी भी बच्चे का। तो परामर्शन में, काउंसलिंग में अंतर्वैयक्तिक संबंधों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान में उपयोगी उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परिवार की जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पारिवारिक संबंध तनावग्रस्त हो जाते हैं तो जीवन में इमोशनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अनेक परिवार ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग के अभाव में विघटित हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में तनाव जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें विच्छेद या डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है। मैरिटल काउंसलिंग भी फैमिली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण काउंसलिंग सर्विस है। वैवाहिक परामर्श की 3 स्टेज होती है। विवाह के पूर्व परामर्श, प्री मैरिटल काउंसलिंग। सेकंड होती है अच्छे वैवाहिक संबंधों के लिए काउंसलिंग और थर्ड होती है तनावपूर्ण संबंधों में से तनाव को घटाने के लिए काउंसलिंग।
इसके अलावा अन्य जो भी समस्याएं हैं मैरिटल लाइफ की, उनको दूर करने के लिए भी काउंसलिंग बहुत सहायक है। इसके अलावा बच्चों के व्यक्तित्व से संबंधित समस्याएं, जैसे बहुत ज़्यादा जिद्दी है या अनरिस्पॉन्सिबल नेचर के माता पिता हैं, तो परामर्श की आवश्यकता उनको बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वृद्धावस्था से संबंधित इमोशनल और अन्य प्रॉब्लम्स के निराकरण के लिए भी काउंसलिंग सर्विस की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की समस्याओं के संदर्भ में भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और कई बार इसका स्वरूप उपचारात्मक हो सकता है। परिवार में परामर्श कार्य के अनेक रूप हैं, जिनका संबंध व्यक्ति के विकास, समायोजनात्मक समस्याओं के समाधान, संकटकालीन हस्तक्षेप और उपचार से हो सकता है। तो इस तरह स्पष्ट है कि परिवार में जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो वैवाहिक समस्या हो, बच्चों से जुड़ी समस्याएं हो, बुजुर्गों से जुड़ी समस्याएं हो, है ना, उन सब के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है और यहाँ काउंसलिंग का यूज हो रहा है परिवार से संबंधित समस्याओं को दूर करने में। नेक्स्ट है शैक्षिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में काउंसलिंग सर्विस की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों और किशोरों का विकासात्मक, संवेगात्मक, समायोजनात्मक, यौनिक, व्यसनशीलता और अन्य समस्याओं के क्षेत्र में काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। शैक्षिक संस्थाओं में कैसे काउंसलिंग की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बच्चे को उसकी योग्यता, रुचि के अनुरूप उचित विषयों का चयन कराने में, उचित पाठ्यक्रम का चयन करने में, उसकी जो शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान खोजने में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा भूमिका है। बच्चों के, विद्यार्थियों के और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में, बढ़ाने में भी काउंसलिंग का बड़ा महत्व है। उनकी संवेगात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे काउंसलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क प्लेस, कार्यस्थल। वर्क प्लेस पे जो भी वर्क में लगे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस का विभिन्न समस्याओं और लक्ष्यों के लिए उपयोग किया जाता है। सर्विस में लगे हुए कर्मचारियों के आपसी संबंधों, वर्क प्लेस पे जो तनावग्रस्तता हो जाती है, टेंशन्स हो जाते हैं, अल्कोहल का यूज, दुर्घटना और एक्सीडेंट के बाद जो संकट आता है, कर्मचारियों की छटनी, कई बार होता है कर्मचारियों को नौकरी पे रखा फिर हटा दिया, या कर्मचारी जो है ठीक से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, अनुपस्थित ज़्यादा रह रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए काउंसलिंग सर्विस का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी कर्मचारियों के मानसिक और पेशागत स्वास्थ्य के लिए उनका जो है हेल्थ मेंटेन रहे और वो अपना कार्य अच्छे से कर पाए, इसमें काउंसलिंग सर्विस की बहुत ज़्यादा भूमिका है। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है मनोचिकित्सा से स्पष्टता भिन्न रूप में परामर्श कार्य के लिए प्रमुख स्थल होते हैं। दुर्घटना हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद काउंसलिंग की आवश्यकता एक सामान्य बात है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए और जो निसंतान माता पिता हैं उनके लिए भी प्राथमिक उपचार केंद्रों पर परामर्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स, आवासीय संरक्षण केंद्र। आवासीय श्रेणी के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले संरक्षण केंद्रों पर उपचार के अतिरिक्त रोगी क्लाइंट की व्यापक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ऐसी आवश्यकताओं के अंतर्गत परामर्श की आवश्यकता भी सम्मिलित होती है। कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, कुष्ठ रोग, अपंगता, रेप,
घरेलू हिंसा, बच्चों और महिलाओं से संबंधित समस्याएं, मद्यपान, औषधि व्यसन के शिकार व्यक्तियों आदि की देखभाल में जो चिकित्सक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मनोचिकित्सक हैं, पुनर्वास कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षित नर्स हैं, इन सब को भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। और ये जो रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स होते हैं उसमें जो भी कर्मचारी हैं उनके सम्मिलित और समन्वित प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो काउंसलिंग का यहाँ भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से विद्यालय और कार्यालय परिवेश से बाहर स्थित किशोरों, युवक युवतियों, समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयत्न की अवधि में उनके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। सामुदायिक केंद्र लोगों को मनोरंजन और शौक की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। काउंसलिंग सेंटर्स मनोरंजन और शौक के विकास, चयन और पूर्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है साइको एजुकेशनल गाइडेंस क्लिनिक्स, मनोशैक्षिक निर्देशन एवं उपचार केंद्र। क्लिनिक्स जो भी होते हैं उनमें जो मनोचिकित्सालय है उसमें मनोपचार और परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग लगभग 100 से भी अधिक वर्ष पहले से चल रहा है। अब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति रोग निरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाने के अतिरिक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का सकारात्मक दिशा में विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? लक्षणों को दूर करना नहीं है बल्कि अच्छे गुणों का विकास किया जाना उद्देश्य होता है। काउंसलिंग का उद्देश्य केवल व्यक्ति में रोग के लक्षण ना आए या आ गए तो उनको दूर करना नहीं है, बल्कि जब कोई भी समस्या ना हो तब भी व्यक्ति पे ध्यान दिया जाना जिससे आगे उसको कोई समस्या ना आए, उसका उचित विकास हो सके, ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस श्रेणी के निर्देशन और उपचार केंद्रों पे अभिभावकत्व, गार्जियनशिप और मातृत्व से संबंधित योग्यताओं, गुणों, सामाजिक दक्षता, सोशल इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जाए, तनाव, जीवनोपयोगी गुणों, दक्षताओं के विकास, तनाव का प्रबंधन, टेंशन को कैसे कम किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रोका जाए, जीवन के लिए उपयोगी गुणों और दक्षताओं, कौशलों का कैसे विकास किया जाए, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, वैवाहिक संबंध समृद्धिकरण जैसी अनेक ट्रेनिंग जो है प्लान की जाती हैं अनेक प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत, और काउंसलिंग का यूज इसमें किया जाता है। व्यक्ति के संज्ञान, व्यवहार और अंतर्वैयक्तिक व्यवहारों के उन्नयन, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए जीवन दर्शन और व्यवहार प्रणालियों के विकास पे बल दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वॉलंटरी एजेंसीज, स्वयंसेवी संस्थाएं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं अल्कोहल और औषधि सेवन, डिजास्टर्स, रेप, HIV एड्स, दंगा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समन्वित सेवाएं प्रस्तुत करती हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत काउंसलिंग एक प्रमुख सेवा के रूप में क्लाइंट को उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान समय में आज विश्व जो है कोरोना वैश्विक महामारी की चपेट में है और करोड़ों लोग जो है इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब जो है हालांकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसका जो टेंशन हुआ इस अवधि में तमाम काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई हर देश में, और अभी भी काउंसलर्स जो है जगह जगह लोगों को इससे भय ना खाने और इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं बता रहे हैं। तो काउंसलिंग का यूज जहाँ जहाँ समस्याएं हैं मानव जीवन में वहाँ वहाँ काउंसलिंग का यूज है, वहाँ वहाँ इसका विषय विस्तार है। इस तरह आपने देखा कि काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो एरिया है या जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।